गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। सो आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन, राइट। और पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर तो डाल चुकी हूँ पहले ही वेबसाइट पे। वेट अ मिनट, क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ही वेबसाइट पे डाल चुकी हूँ, बट इसमें मैं आपको क्या करूँगी, समझाऊँगी केवल, ठीक है। एक मिनट मैं चेक कर लूँ कैमरा ठीक है या नहीं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दिख रहा है ना सबको, ब्लर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। सो हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है ना, हम लोग इसको पूरा सिलेबस के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिंदी में पढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें अपने को सिलेबस में 3 चीज़ दी है, पहले मैं आपको बता दूं हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अपने को कितनी चीज़ दी है, 3 चीज़। पहला अपन को इसका समझना है अवधारणा। अवधारणा मतलब होता है ऐसा कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दूसरी चीज़ है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, कहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं। और थर्ड आता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का महत्व क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का तो इतना कवर होगा, और 110% इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो आना ही है, कहीं नहीं जाता, इससे बाहर कोई जाता ही नहीं पहला क्वेश्चन तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या समझेंगे, इसके बाद इसके 2 चीज़ समझेंगे। एक तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। और एक इसका प्रिंसिपल क्या है, कि एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। समझ में आ रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग टर्मोलॉजीज़ पढ़ेंगे, किसकी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की जो टर्मोलॉजीज़ होती है, जो जो यूज़ होती है, जैसे इकोलॉजी हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, तो देखो इसमें हम लोग कौन कौन सी टर्म्स पढ़ेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग इसमें समझने वाले हैं कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी समझेंगे, ठीक है। इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी। इसके साथ हम समझेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, दैट इज़ पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे फूड चेन, फूड चेंज क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, दैट इज़ खाद्य श्रृंखला क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉल्यूटेंट्स, मतलब प्रदूषक और प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस क्या होता है, और उस बेस पे हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बिल्कुल हम लोग इसी वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, दैट इज़ क्या बोल सकते हैं इसको, जैव निम्नीकरण क्या होता है, और नॉन जैव मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर दैट इज़ द जैव मंडल एंड द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जैव विविधता क्या होता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने पहले इसलिए बताया है ताकि आपका ये माइंड सेट हो जाए कि हमको आज क्या क्या पढ़ना है, तो इस हिसाब से अपन अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया है कि इसमें मैं आपको किसी प्रकार का रट्टा नहीं लगवाने वाली हूँ, केवल आपको समझाऊँगी, ठीक है, कि भैया ये चीज़ें होती क्या हैं। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अवधारणा क्या होती है, देखो अवधारणा में आपको बहुत, जब भी वीडियो बनाई है, जब भी अवधारणा की बातें करी है, तो मैंने आपको ये चीज़ क्या बोली है, अवधारणा। अवधारणा होता क्या है, अवधारणा मतलब होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में कैसी आई, ठीक है, वो चीज़ जिसमें हम पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन लिख ले, इसकी अवधारणा मतलब इन्वायरमेंट तो पता था आपको कि हाँ भाई पर्यावरण होता है, परिधन आवरण पर्यावरण है, पर इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमने क्यों क्यों लाए, ठीक है, इसकी अवधारणा कैसे आई, ठीक है। तो अब इसको आंसर कैसे लिखोगे आप, पहली चीज़ आप क्या लिखोगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो पर्यावरण क्या लिखोगे आप, पहला लाइन कि पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण। ये हम लोग 3rd क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारे चारों तरफ का फैला हुआ आवरण है वो हमारा पर्यावरण है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड लाइन क्या आएगी आपकी, कि विगत वर्षों में क्या हुआ है भैया, पिछले वर्षों में
4-5 चीज़ें हुई है। कौन कौन सी चीज़ें हुई है, मतलब मेन इसमें देखा जाए तो 3 चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव है। एक तो आ जाएगी हमारी जनसंख्या वृद्धि। क्या आ जाएगी, जनसंख्या वृद्धि। हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक। अब जनसंख्या वृद्धि हुई तो क्या हुई है, पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा भार हो गया है। दूसरी चीज़ हुई है भैया हमारी औद्योगिक क्रांति। क्या हुई है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ है, औद्योगिक क्रांति जो हुई है तो उसमें ऐसे बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ जो पर्यावरण में आ गए हैं। और तीसरी हुई है अमानवीय घटनाएं। अमानवीय घटनाएं क्या होती है भैया, ये दोनों तो मानव के हाथ में था, जनसंख्या वृद्धि भी औद्योगिक क्रांति भी। अमानवीय घटनाएं वो घटनाएं हैं जिसमें मानव का कोई वो नहीं है, मतलब मानव के द्वारा नहीं की जाती, पर अप्रत्यक्ष रूप से मानव के द्वारा ही की जाती है। भैया तुम लोग मतलब पेड़ हटा रहे हो, पेड़ मतलब जिस वृद्धि से आप लोग पेड़ों को काट रहे हो, उस वृद्धि से आप लोग पेड़ों को लगाते हो क्या, नहीं लगाते हो। तो फिर क्या होता है, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड जैसी घटना यह अमानवीय घटना है, बट इसका कारण कौन थे, हम ही तो है, ठीक है। और हाँ, कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे भूकंप वगैरह हो गया, तो ये सब अमानवीय घटनाएं हैं। इससे भी क्या होता है, पर्यावरण इफेक्टेड होता है। तो हम अवधारणा की बात करें तो पहली लाइन, पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन अवधारणा, जो हमारे चारों तरफ का आवरण है। किंतु विगत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति और कुछ अमानवीय घटनाओं के कारण पर्यावरण पे क्या हुआ है, पर्यावरण की क्या हुई है, पर्यावरण की क्षति हुई है। पर्यावरण की क्या हुई है, क्षति हुई है। पर्यावरण में क्या हुआ है, अमानवीय क्या बोल सकते हैं, हानिकारक पदार्थों का, हानिकारक जो है कारकों का समावेश हुआ है। हानिकारक कारकों का क्या हुआ है, समावेश हुआ है। तो इसीलिए पर्यावरण की इस क्षति को देखते हुए, चूँकि पर्यावरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है, तो इसी प्रकार पर्यावरण की क्षति को देखते हुए हमने किस चीज़ को देखा, पर्यावरणीय समस्याओं को देखा। क्या देखा, पर्यावरणीय समस्याओं का हमारे सामने आई, है ना, पर्यावरणीय समस्याओं को देखा। और पर्यावरणीय समस्याओं के निपटान के लिए फिर हमने किसकी बात करी, उसकी सुरक्षा की बात करी, कि हमको उसको सुरक्षित करना है। और सुरक्षित करने के बाद फिर हमारी कौन सी अवधारणा आई, पर्यावरणीय सुरक्षा पर्यावरणीय एजुकेशन की, ठीक है। आया समझ में बात कि पर्यावरणीय एजुकेशन की अवधारणा क्या होती है। पर्यावरणीय एजुकेशन का कतई मतलब नहीं होता है कि आप परिधन आवरण या पर्यावरण का अर्थ लिखो, ठीक है। इसमें आपसे पर्यावरण एजुकेशन का अर्थ नहीं पूछ रहा है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसमें पर्यावरण एजुकेशन की अवधारणा पूछ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसका मीनिंग नहीं पूछ रहा है कि ये क्या होता है, तो ये मत लिखने बैठ जाना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, परिधन आवरण। अगर आपको ये मैं जो रिविज़न करा रही हूँ, अगर ये वो एक्स्ट्रा टाइम लगता है कि आपका वेस्ट हो रहा है तो आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। बट मैं जो ऐसा है 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, जो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं है समझ में आता है तो मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की अवधारणा, पर्यावरण का अर्थ लिखना है पहले, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण जो हमें चारों तरफ से घिरा हुआ है। किंतु विगत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, कुछ अमानवीय घटनाओं के कारण पर्यावरण को बहुत भारी क्षति पहुंची है तथा इसमें कुछ हानिकारक पदार्थों का आगमन हो चुका है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे सामने कई पर्यावरणीय समस्याएं सामने आई है, जो न केवल पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है अपितु हमारे लिए, मनुष्य व अन्य जैविक और अजैविक घटकों के लिए हानिकारक है। तो इन सब को देखते हुए हमने क्या डिसाइड किया, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमने फिर पर्यावरण एजुकेशन की अवधारणा को अपनाया। तो यहाँ से आई हमारी पर्यावरण एजुकेशन की अवधारणा। आ गया भैया समझ में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आप लोग हो सकता है तो अगर ऐसा बनाना चाहे तो बना लीजिए, और जो मैंने बोला उसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब अर्थ पे आ गए हम, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एज द नेम सजेस्ट, पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है, तो पर्यावरणीय शिक्षा जो पर्यावरण के बारे में हमें शिक्षा देती है वो पर्यावरण शिक्षा है। इसके अंतर्गत क्या शामिल होता है, इसके अंतर्गत हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी देना, ठीक है। इसके अर्थ की बता रही हूँ मैं, इसके अंतर्गत पर्यावरण के बारे में जानकारी देना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी समस्याओं के प्रति उसकी समस्याओं के प्रति हमको क्या करना, जागरूक करना, ये सब इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। मैं उसके लाभ हानि नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण के बारे में
शिक्षा देना, जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित जानकारी देना, पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूक करना, ठीक है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, संवेदनशील बनाना, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण के प्रति समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान मतलब होता है कि केवल समस्या नहीं पता करना, उसका समाधान भी सोचना है हमको। समस्या समाधान हेतु हमको तैयार करना, समस्या समाधान हेतु हमको तैयार करना, ठीक है। उसके बाद हमें जिम्मेदारी, जिम्मेदारी की भावना का विकास करना, ठीक है, जिम्मेदारी की भावना का विकास करना। तो ये जितनी चीज़ें आ जाएंगी हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अर्थ में, उसके मीनिंग में। पहला कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, पर्यावरण के बारे में शिक्षा देना, जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित जानकारी देना, पर्यावरण की समस्याओं से अवगत करा के उसके प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण के संबंधी पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरण के प्रति समस्या समाधान हेतु तैयार करना और उसके प्रति जिम्मेदारी की भावना का विकास करना। ये सभी कुछ पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आता है। और उपरोक्त के आधार पर हम लोग मतलब या फिर ये कह सकते हैं उपरोक्त के आधार पर, ये उपरोक्त पॉइंट्स के आधार पर निम्न यूनेस्को ने भी इसी प्रकार की क्या दी है, परिभाषा दी है। तो यूनेस्को की परिभाषा लिख लीजिए, आप चाहे तो किसी और की भी लिख सकते हैं, बट मुझे यूनेस्को की अच्छी लगी थी, ठीक है। तो मैं उसकी बता देती हूँ कि भैया इसने क्या बोला था। अरे यार ये कैमरा बार बार हिल रहा है क्या, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके। वो थोड़ा कैमरे की मुझे प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है। तो इसने क्या बोला था, मैं पहले लिख लेती हूँ, ओके। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यूनेस्को ने क्या दिया, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। तो पहले आपको याद कैसे करना है, बिल्कुल रटना नहीं है इस चीज़ को, है ना। पर्यावरण शिक्षा क्या है, पर्यावरण शिक्षा एक विधि है, विधि या लिख सकते हो या एक अध्ययन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा उसने लिखा है तो लाइन टू लाइन वैसी को वैसी होना चाहिए, उसका अर्थ बस अनर्थ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा क्या है, एक विधि है या एक अध्ययन है जिससे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ये हम एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों पढ़ रहे हैं सॉरी, पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, पर्यावरण शिक्षा को क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो पर्यावरण शिक्षा एक अध्ययन या विधि है जिससे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, और यह जीवन पर्यंत चलने वाली समावेशी शिक्षा है। समावेशी मतलब होता है एकीकृत, सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पेड़ लगा दिया हो गया, भैया इसमें जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और बाकी सभी चीज़ें इसमें शामिल होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, एक समावेशी शिक्षा, जीवन पर्यंत चलेगी, है ना। ऐसा नहीं कि आपने आज पेड़ लगा दिए तो वो हो गया काम खत्म, अब करो खूब औद्योगिकरण, करो खूब जनसंख्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, पर्यावरण शिक्षा एक विधि है जिससे पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली समावेशी शिक्षा है। अच्छा, मैं इससे आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे ये चीज़ें जो होती है ना, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, अगर इसके सिद्धांत की बात करें, बहुत आगे पहुंच गई हूँ मैं, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये सब एक ही है। जैसे अगर हमें सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत यह आ जाएगा जीवन पर्यंत चलने वाली है, दूसरा सिद्धांत आ जाएगा समावेशी है, तीसरा सिद्धांत आ जाएगा एक विधि है, ठीक है, चौथा सिद्धांत आएगा लक्ष्यों को लेके चलती है, पांचवा सिद्धांत आ जाएगा समस्या समाधान है, ठीक है, और छठवां सिद्धांत आ जाएगा जानकारी प्रदान करने वाली है। तो ये सब सिद्धांत होते हैं, ठीक है। सिद्धांत इन द सेंस या तो सिद्धांत आ जाए या तो उसको विशेषता आ जाए, सिद्धांत आ जाए या विशेषता आ जाए, बात लगभग एक ही होगी, ठीक है। उसकी क्या विशेषता है, वो किस प्रकार की है, अपन बोलते हैं ना ये व्यक्ति कैसा है, जैसे कोई मेरे बारे में बोले कि मैं कैसी हूँ, तो वो मेरे बारे में जो चीज़ें बताएगा कि प्रत्येक व्यक्ति ये है, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति बोल सकते हैं कि अगर अंतर्मुखी है, उसकी विशेषता है, तो इसकी विशेषता क्या है कि भैया ये जीवन पर्यंत चलने वाली है, ठीक है। और यही इसके क्या है, सिद्धांत। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया इन्वायरमेंटल एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, यूनेस्को की लिख दो, खत्म, ज़्यादा खूब अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मीनिंग हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है अगर अपना इन्वायरमेंटल एजुकेशन का महत्व क्या है, किसका महत्व क्या है, ठीक है। देखिए अगर आप अभी बीएड वाले हो, मतलब बीएड वाले बच्चे हैं अगर आप अभी जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भैया अपना जो क्वेश्चन है वो 100 से 150 शब्दों में ही लिखना होता है। तो मैं जितने पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना, इतने पॉइंट्स को बस लाइन में ही लिख दो,
सफिशिएंट है, ठीक है। मतलब सामने वाला क्या पूछ रहा है उतना ही बता दो ना भाई, 100 शब्दों में लिख दो ना, बस उससे अधिक मत करो। 100 या 150 तो है, 100 भी होगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बकवास, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता ही रही हूँ मैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का महत्व क्या है, तो पहली लाइन आप तो क्या लिखोगे भैया, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, ये आपको थोड़ा बहुत बिल्कुल एक 3 लाइन में लिख देना है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है। अभी पिछली बार मैंने आपको समझाया, अब उसके लिख देना इन्वायरमेंटल एजुकेशन का महत्व, हेडिंग डाल दी। पहला महत्व क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों क्यों करा रहे हैं, तो पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए, ठीक है। पूरा भी मत लिखो, पर्यावरण सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए। दूसरा, सतत विकास के लिए। तीसरा, नीति निर्माण के लिए। अच्छा, सतत विकास क्या होता है, सतत विकास ये होता है कि आज की पीढ़ी, मतलब मैं बता रही हूँ, रटना नहीं है, आपको चीज़ें समझना चाहिए। जितना समझोगे तभी तो आपका यूज़ होगा माइंड, ठीक है। चीज़ों को समझना पहले सीखो, बहुत बड़े हो गए अभी हम। तो सतत विकास क्या होता है कि एक पीढ़ी आज यूज़ कर रही है और उसको अगली पीढ़ी भी यूज़ कर सके, उसकी अगली पीढ़ी भी यूज़ कर सके, दैट इज़ दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं सतत विकास, ठीक है। तो सतत विकास के लिए हमको इन्वायरमेंटल एजुकेशन की आवश्यकता है, महत्व आवश्यकता एक ही होता है, ठीक है। नीति निर्माण में, नीति निर्माण क्या होता है भैया, जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन और प्रशासनिक या अप्रशासनिक क्षेत्रों का भाग बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तो पर्यावरण संबंधी नीति निर्माण होते हैं या नहीं, ठीक है। फॉरेस्ट या पेड़ काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते। कुछ संरक्षण होता है, वन्य जीव संरक्षण देखिए आप, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधों से संबंधित है, जैव विविधता देखिए आप, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण भी इसके अंतर्गत आता है। तो ऐसे नीति निर्माण किए गए हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण नीति निर्माण में आप चाहे तो लिख सकते हो, जैसे अभी हमारे सिलेबस में क्या है, जल संरक्षण के लिए जो हमने अधिनियम बनाया है, जैसे 1977 बनाया है, ठीक है। ये 1974 है वैसे, बट ये इसका संशोधन 1977 में हुआ था, ठीक है। वायु का हमने बना दिया 1981 में बना दिया है, और क्या बोलते हैं अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना है। चाहे तो आप लिख सकते हो अगर याद है तो। बाकी ये है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन का यूज़ हम नीति निर्माण में करते हैं। फिर संसाधनों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए हम, इसका महत्व है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों, क्योंकि संसाधनों का संरक्षण, संसाधन कौन से, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, ठीक है, उनका संरक्षण पता है ना, और उसका विवेकशील उपयोग, किसको कितना उपयोग करना चाहिए, ठीक है। विवेकशील अच्छे ढंग से उपयोग करना, उसका समाधान, ठीक है, समस्याओं के समाधान, और दुष्परिणामों का निवारण और उपचार। निवारण कब किया जाता है भैया, मच्छर काटे उसके पहले तो मच्छरदानी लगा लो, दैट इज़ द निवारण। अब मच्छर ने काट लिया है, अब हो गया अपन को मलेरिया, तो अब खाओ दवाइयाँ, दैट इज़ द उपचार। आ गया समझ में, निवारण क्या होता है, ये पहले किया जाता है और उपचार घटना के बाद किया जाता है। दुष्परिणामों का निवारण और उपचार भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन के इसमें हमको, मतलब इसका महत्व है कि हमको ये सब चीज़ें इसके थ्रू पता चलती है, इसलिए इस चीज़ का महत्व है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंटल एजुकेशन नहीं होगी तो हमको क्या पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब इसके महत्व के अंतर्गत आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग, अगर आप इसके ना आपको आंसर नहीं समझ में आए तो मैंने, मेरी वेबसाइट है ई- लगाना पाठशाला मेरी वेबसाइट का नाम है .com, ठीक है। ये आप डाल लेना, तो मैंने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं, और इधर आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, और उधर आपको लिखना कैसे वो बता दिया है, ठीक है। मतलब लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए अपनी, तो आप वेबसाइट पे मेरे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का पढ़ना था इन्वायरमेंटल एजुकेशन के सिद्धांत, उद्देश्य पढ़ लेते हैं। अब मेरे को पता उद्देश्य क्या होंगे, अभी जितना पढ़ रहे हैं ना बस उसको घुमा फिरा के लिख रही हूँ मैं, आप खुद सोचो। मतलब एक बात तो वही है ना, मतलब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसको घुमा फिरा के लिखना चाहिए अपन को। तो अब मेरे को बताइए इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, पर्यावरण शिक्षा क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य क्या आ जाएगा हमारा, उद्देश्य देखिए आप थोड़ी बड़ी कक्षा में तो आप ऐसे लिखना चाहिए आपको, जो उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य हम 3 प्रकार से समझेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा संज्ञानात्मक उद्देश्य, क्या होता है, संज्ञानात्मक, ठीक है। एक होगा हमारा संज्ञानात्मक, संज्ञान मतलब आपने अपना फर्स्ट सेकंड दोनों में पढ़ा होगा, संज्ञान मतलब होता है हमारी सिर्फ जानकारी इसमें हमको मिलती है संज्ञान में, ठीक है। दूसरा होता है अपना भावात्मक। अब मैं आपको, चलो मैं लिख लेते पहले, भावात्मक समझ में आ रहा है, इसमें हमारी भावना सम्मिलित होती है, हमारी संवेदना होती है। और तीसरा होता है हमारा क्रियात्मक, उद्देश्य बता रही हूँ, ठीक है,
क्रियात्मक। क्रियात्मक में हम लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है, इसमें हमारी सक्रियता होती है, तो ऐसा आप बना लेना पहली बात तो उद्देश्य में, ठीक है। उसके बाद अब आप इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे ये चीज़ मैं आपको बता रही थी, हमने जब इन्वायरमेंटल एजुकेशन का अर्थ समझा तो उसमें क्या हमने ये नहीं बताया था, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में पर्यावरण संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में पर्यावरण के संबंधी हमारी भावनाओं संवेदनाओं को जागरूक किया जाता है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हमको समस्या समाधान और उसके प्रति क्रियाशील रहने के लिए कहा जाता है। तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन का अर्थ था और यही इन्वायरमेंटल एजुकेशन के उद्देश्य है। बस क्या कर दिया, 3 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब संज्ञानात्मक जानकारी क्या हो जाएगी, उसके संबंधी जानकारी कि भाई पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है, पर्यावरण है क्या, ये जानकारी आ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि उसका महत्व क्या है, उसका क्षेत्र क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब संज्ञानात्मक है, ठीक है। उसके बाद उसका प्रभाव क्या है और उससे हमारा संबंध क्या है, ये उसका उद्देश्य है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, कि वो तुमको बताएं कि पर्यावरण क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, प्रभाव क्या है, संबंध क्या है। तुम क्यों पढ़ रहे हो बताओ, तुम्हारे सिलेबस में क्यों है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ताकि आपको ये सब चीज़ों की जानकारी मिल सके। तो आप क्या करोगे, भावना विकसित करोगे उसके प्रति, किसी आदर की भावना, है ना, पर्यावरण के संबंधी। अरे किसी आपका एक पेड़ होता है, आप किसी बीज को लगाते हो, जब उसमें पेड़ आता है तो मेरे को बताओ, आपको संवेदना नहीं आती है, एक किसी पर खुशी होती है, ठीक है, संवेदना होती है ना हमारी उस पेड़ के प्रति, इस प्रकार, ठीक है। सहिष्णुता होना चाहिए आपके मन में, भगवान, सहिष्णुता इन द सेंस लगातार पेड़ों को काटते रहना। अब आप बताओ, जो हम इसमें ही पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन हुआ, एपिको आंदोलन हुआ, भैया मतलब खुद कटने को तैयार हो गए पर पेड़ को नहीं काटने दिया, डेट इज़ द सहिष्णुता, ठीक है। उसके महत्व को समझना, आदर करना, संवेदना करना, ये सब क्या हमारी भावना से संबंधित है। तीसरी आ जाएगी सक्रियता, मतलब पर्यावरण के संबंधी आप कितने सक्रिय हो, आप समस्या समाधान मतलब उसको कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब सक्रियता 2 प्रकार से हो सकती है, आप व्यक्तिगत कर सकते हो, व्यक्तिगत समाधान, भैया आपने खाया है चिप्स वगैरह कुछ भी खाया, आप क्यों रोड पे फेंक रहे हो, डस्टबिन में डालो ना, ठीक है, ये व्यक्तिगत है। दूसरी सरकारी हो सकती है, सामूहिक में भी दो हो सकती हैं, एक औपचारिक हो सकती है और एक, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं अपने ही उससे बता रही हूँ आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप अपने मन से लिखो, सभी मन से ही लिखते हैं ना। तो सामूहिक 2 प्रकार से हो सकती है, औपचारिक हो सकती है और एक अनौपचारिक। औपचारिक कैसे होगी, जैसे सरकार ने हमको बोला गीला कचरा नीले में गीला कचरा हरे में और सूखा कचरा नीले डब्बे में डालो, तो ये सामूहिक प्रयास है ना, औपचारिक रूप से सरकार का, तो ये प्रयास कर रहे हैं, सक्रिय हैं हम उसके प्रति, ठीक है। अनौपचारिक भी बहुत सारे NGOs वगैरह चलते हैं पर्यावरण के, ठीक है, रैली वगैरह निकालते हैं। औपचारिक में हमारे जो विद्यालय होते हैं वो रैलियाँ निकालते हैं छात्रों की, ठीक है, हम लोग दिवस बनाते हैं, ये सब औपचारिक अनौपचारिक सब इसके अंतर्गत क्रिया, मतलब हम उसके प्रति कितने सक्रिय हैं। तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन का उद्देश्य है, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप उसको उसकी जानकारी हो, आपके अंदर उसके संबंधी भावना विकसित हो और आप उसके प्रतिक्रिया कर सको। तो ये हो जाएगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन के उद्देश्य। अब हम पढ़ लेते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के क्षेत्र क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्षेत्र में क्या आपने पर्यावरण पढ़ा नहीं है, इसके पिछली कक्षाओं में पर्यावरण एक सेपरेट विषय था, ठीक है। तो पहला क्षेत्र क्या है, पर्यावरण एक स्वतंत्र विषय के रूप में, ठीक है, स्वतंत्र विषय के रूप में, या आप हेडिंग लिख सकते हो। उसके अंतर्गत आप क्या लिखोगे कि पर्यावरण को आज, अरे क्या लिख रही हूँ यार मैं, स्वतंत्र विषय के रूप में। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो कि आज जो है पर्यावरण एजुकेशन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जा रहा है। कहाँ पे, विद्यालय शिक्षाओं में, महाविद्यालय मतलब उच्च और निम्न से लेकर उच्च शिक्षाओं में भी पर्यावरण का एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाता है, तो उसका क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, पर्यावरण को सह विषय के रूप में, अच्छा आपने इसके पहले क्या बोलते हैं उसको, समवाय पढ़ा होगा ना, सह विषय या समवाय,
हाँ सेकंड सेम में था, समवाय को पढ़ा होगा। समवाय मतलब होता है दो विषयों को साथ में लेकर चलना। जैसे मान लो औद्योगिकरण पढ़ रहे हो आप, औद्योगिकरण किस चीज़ में आएगा, इकोनॉमिक्स में आएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, पर आप औद्योगिकरण के साथ पर्यावरण भी तो पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सह विज्ञान होता है कि आप औद्योगिकरण मतलब इकोनॉमी के साथ पर्यावरण को पढ़ते हो, जब एक विषय के साथ दूसरे विषय का भी अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। कच्चा माल ये दे रहा है, औद्योगिकरण यहाँ हो रहा है और धुआं यहाँ उठ रहा है, तो इस प्रकार क्या होता है, इनमें सह संबंध होता है, समवाय होता है, ठीक है। तो पर्यावरण को ऐसे अलग अलग विषयों के साथ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे को लग रहा है इसकी 2 वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियोस बहुत लंबी हो रही है ना। तो हम लोग क्षेत्र सिद्धांत और वो पढ़ लेंगे और बस इसमें, बाकी नहीं तो मैं सेकंड वीडियो बना दूंगी, है ना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी क्या होते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं, हालांकि बोर होने जैसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो पर्यावरण को समवाय या सह विषय के साथ पढ़ा जाता है। जैसे जीव विज्ञान के साथ, जीव विज्ञान के साथ कैसे पढ़ोगे आप, जीव विज्ञान के साथ कैसे पढ़ोगे भैया, अपन जो जीते हैं वो पर्यावरण के कारण ही तो है, तो संबंध की बात कर लो, ठीक है। मतलब पर्यावरण से हमको क्या नहीं मिलता, खाना पीना सांस सब तो मिल रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य की बात कर लो, क्या पर्यावरण में प्रदूषण होने से आपके स्वास्थ्य में फर्क नहीं पड़ता, क्या जल प्रदूषण होने से आपको बीमारियां नहीं होती, वायु प्रदूषण से आपको सांस संबंधी बीमारियां नहीं होती, ठीक है। तो ये जीव विज्ञान, तो पर्यावरण सह विषय के संबंध के, पर्यावरण को सह विषय के साथ कैसे, जीव विज्ञान के साथ हम पढ़ सकते हैं संबंध और स्वास्थ्य के संबंध में। समझ आ रही है लाइन, पर्यावरण को सह विषय के रूप में ये समझ में आ गया। उसमें पहला पॉइंट लिखना फिर जीव विज्ञान, और उसके अंतर्गत हम जैसे पर्यावरण के साथ संबंध और पर्यावरण से संबंधित स्वास्थ्य क्रियाएं, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान, क्या आ जाएगा, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ोगे आप पर्यावरण का, जैसे भैया ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लोबल वार्मिंग ये भौतिक विज्ञान है ना, ग्लोबल वार्मिंग भौतिक विज्ञान हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो जाएगा वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा भौतिक विज्ञान में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ संबंध कैसा है पर्यावरण का, जो हमारे नीति होते हैं, जो हमारे कानून होते हैं, वो सब हमारे इसमें आएंगे ना। पर्यावरण संबंधी जो नीति कानून होते हैं वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ना, सामाजिक विज्ञान में सभी आ जाएगी, पॉलिटी वगैरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा क्षेत्र, ये सिर्फ दूसरा ही क्षेत्र है, ठीक है। इसको लिखने के तरीके आप देख लीजिए, जैसे अगर आप लिखोगे ना इसको, तो पहला तो आप ये लिख दोगे स्वतंत्र विषय के रूप में, उसके बाद जब आप समवाय लिखोगे ना, तो समवाय को आप फिर डिवाइड करना ऐसे, फिर यहाँ पे लिखना क्या, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट ऐसे लिखना है आंसर को। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, पर्यावरण शिक्षा में जागरूकता अभियान, ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा में जागरूकता अभियान, शिक्षा में जागरूकता अभियान, जागरूकता अभियान कैसे बनाते हैं हम, कैसे करते हैं हम लोग पर्यावरण शिक्षा, हम क्षेत्र पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, क्या बुक के अलावा हमको पर्यावरण शिक्षा कहीं नहीं मिलेगी, मिलती है ना भैया। हमारे सेमिनार में देख लो, सेमिनार वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो वर्कशॉप्स होती है उसको हिंदी में बोलते हैं कार्यशाला, वहाँ पे हमको पर्यावरण संबंधी देखने को मिलते हैं। तो पर्यावरण की जागरूकता अभियान जो हो सकते हैं वो उसका तीसरा क्षेत्र है। चौथा क्षेत्र, अब क्या मुझे बताओ, जो पर्यावरणीय शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा जो है वो संगठित मतलब जो सरकार होती है, विद्यालय होते हैं, ठीक है, संगठित और असंगठित ये संस्थानों में हमको देखने को नहीं मिलती है। असंगठित संस्थान, ठीक है, संगठित असंगठित संस्थान में देखने को नहीं मिलती। संगठित में क्या हमारे कर्मचारियों के प्रति, कर्मचारियों का नहीं रहता है कि उनको पर्यावरण के प्रति अपने क्या रखना चाहिए, ठीक है, मतलब वो क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। और सेम चीज़ प्राइवेट में भी रहती है, प्राइवेट में भी उनका रहता है कि आपको मतलब पर्यावरण संबंधी बताए जाते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जैसे अगर औद्योगिकरण में किसी ने एक इकाई लगाई है तो उस पर हालांकि सरकार तो लिमिटेशंस लगाती है, वो खुद भी लिमिटेशंस लगाते हैं कि जो कर्मचारी उनको मतलब पर्यावरण के संबंधी, पर्यावरण के प्रति कुछ अव्यवहार नहीं करना है, ठीक है। ऐसे नीति और कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। पांचवा हमारा क्षेत्र हो सकता है पर्यावरण शिक्षा आईसीटी के क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी में हम लोग आईसीटी के क्षेत्र में नहीं पढ़ रहे हैं पर्यावरण शिक्षा को,
ठीक है। आप जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझ रहे हो पर्यावरण को, वो भी तो पर्यावरण शिक्षा ही प्रदान कर रहा है ना आपको। तो आईसीटी के क्षेत्र में, हमारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है। और छठा और लास्ट हमारा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा स्थानीय रूप में भी हो सकती है। अब स्थानीय रूप में कैसे? या तो व्यक्तिगत हो, कोई व्यक्ति स्वयं भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो पर्यावरण के लिए कुछ नहीं कर रहा। व्यक्तिगत कितने सारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें हम लोग, मेनका गांधी की बात करें हम लोग, ठीक है। नर्मदा बचाओ में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने मतलब क्या बोल सकते हैं, भले ही संगठित बाद में किया हो, पर उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी थी? व्यक्तिगत रूप से ही करी थी। इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्थानीय रूप से आप पर्यावरण शिक्षा को कैसे दे सकते हो? या तो आप व्यक्तिगत रूप में दो, या तो सामूहिक रूप में दो, या फिर सार्वजनिक बोल सकते हो, सार्वजनिक प्रयास भी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन के आ जाएंगे भैया क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग इसमें लास्ट पढ़ लेते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के सिद्धांत क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सभी चीज़ें अलग है ना, कि सबको एक साथ लेके मत चलना, सब चीज़ें अलग अलग होती है। और अगर मुझे बता देना, अगर आपको ये चीज़ें मेरी नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको और अलग तरीके से, वैसे तो मैं सच बताऊँ, मैंने सरल तरीके से ही समझाया है जितना मुझसे हुआ, क्योंकि बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ पड़ती है, और मेरा मेन चीज़ इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं इसके सिद्धांत। अब मैंने आपको सिद्धांत तो उसी टाइम बता दिए थे। सिद्धांत मतलब होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, सिद्धांत है वो, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या सिद्धांत है? अभी हमने जब उसके बारे में पढ़ा था, तो उसके सिद्धांत आपको बताए थे ना मैंने, उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लो, ठीक है। तो आपको मैं कुल 9 सिद्धांत बताऊंगी, उसमें से जो भी आपको याद हो वो लिख लेना। पहला सिद्धांत है संपूर्णता का सिद्धांत, संपूर्णता का सिद्धांत, ठीक है। अब मुझे बताओ, सिद्धांत लिखते रहना। संपूर्णता का सिद्धांत, इन्वायरमेंटल एजुकेशन किसी पर डिपेंड है क्या? वो खुद में खुद है ना, पूर्ण है ना, तो उसमें संपूर्णता का सिद्धांत है, ठीक है। जैसे हर विषय की एक संपूर्णता होती है, ऐसा नहीं कि उसको उसके साथ ही पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन आप एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ते हैं क्या? ठीक है, तो ये क्या है? संपूर्णता का सिद्धांत है। दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, यूनेस्को ने क्या परिभाषा बोली थी कि जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है, तो ये क्या ये निरंतर नहीं हुई? है ना, समझ रहे हो सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो इसमें निरंतरता का सिद्धांत है। तीसरा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का सिद्धांत, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का सिद्धांत। क्या मुझे बताओ, क्या सिर्फ विद्यालयों में, क्या केवल सरकार में, है ना, या केवल शासकीय संगठनों में ही ये शिक्षा दी जाती है? नहीं, हम अनौपचारिक रूप से, मैंने बताया ना अभी हम कि भाई हमने कार्यशाला लगाई, कोई वर्कशॉप लगाई, या फिर हम सेमिनार कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है, ठीक है। चौथा, सक्रियता का सिद्धांत। अब इसको आप, सक्रियता का सिद्धांत, इसको आप बोल सकते हैं व्यवहारवाद, व्यवहारिक है ये, व्यवहारिक। अब मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हाँ भैया ये महत्व है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है पेड़ काट रहे हैं, पर क्या आप व्यवहारिक हो? ये व्यवहारिकता को मांगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको उसको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन सैद्धांतिक नहीं है, व्यवहारिक है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको सक्रिय होना पड़ेगा, तभी इसका कुछ औचित्य बनता है, ठीक है। पांचवा आ जाएगा भैया हमारा व्यापकता का सिद्धांत। किसका? व्यापकता। अब व्यापकता का सिद्धांत कैसे आ गया? भैया ये अकेला विषय नहीं है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत व्यापक है, क्षेत्र अभी हमने पढ़े ना, व्यापकता इसका क्षेत्र कैसा है? बहुत व्यापक है। उसको कितने सारे विषयों के साथ पढ़ा जाता है, औपचारिक संगठन में जाएंगे, ठीक है, व्यक्तिगत हो सकता है, सार्वजनिक हो सकता है, तो बहुत ही व्यापक क्षेत्र है किसका? इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, पर्यावरणीय शिक्षा का, तो व्यापकता का सिद्धांत। छठी हम बात करें तो छठा क्या आ जाएगा हमारा? समस्या समाधान का सिद्धांत। समस्या समाधान का सिद्धांत मतलब जो भी पर्यावरण शिक्षा दी जाती है वो केवल समस्या के साथ नहीं होती है, वो समाधान भी दे रही है आपको, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमेशा समस्या समाधान पर ही कार्य करती है। सातवां, मूल्य का सिद्धांत। मूल्य का सिद्धांत। अब मुझे बताओ,
जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं बोल पा रहे भैया, जो प्राकृतिक संसाधन है वो नहीं बोल सकते, जल वायु आकाश नहीं बोल सकता, जीव जंतु नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक मौलिकता आपके अंदर ला रहा है कि आपको उनके प्रति सहिष्णुता, उनके प्रति संवेदना, उनके प्रति आदर रखना पड़ेगा, तो ही आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मतलब तभी आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन का उपयोग कर पाओगे। तो आप वो क्या कर रहे हैं, वो मूल्य दे रहे ना, एक नैतिकता है, तो ये मूल्य के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। 8वां, शिक्षा के स्तरीकरण का सिद्धांत। अब ये चीज़ देखो, शिक्षा का स्तरीकरण, ये कुछ पॉइंट्स तो मेरे ही हैं ना, ये ऐसी जो लैंग्वेज होती है ना वो अच्छी होती है। शिक्षा के स्तरीकरण का सिद्धांत। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने 3rd कक्षा में पढ़ा कि पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण, है ना। अब मैं बोलूँ कि 3rd क्लास में आप पढ़ा दो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आप पढ़ा दो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बच्चे को समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या है, पर्यावरण एजुकेशन क्या है, शिक्षा की स्तरीकरण का सिद्धांत है। स्तरीकरण मतलब होता है प्राथमिक बच्चों को क्या पढ़ाना है, माध्यमिक बच्चों को क्या पढ़ाना है, उच्च माध्यमिक को क्या पढ़ाना है, ठीक है, और उससे उच्च शिक्षा में उसको क्या पढ़ाना है, और अगर आपको उसमें PhD करना है तो आपको क्या पढ़ाना है। तो वो क्या है, स्तर डिवाइड होते हैं कि किस चीज़ में आपको कितना समझना है, ठीक है। और लास्ट हमारा आ जाएगा, दिख रहा है या नहीं, विगत और वर्तमान भविष्य का सिद्धांत, ठीक है। लास्ट हमारा आ जाएगा विगत, मतलब ऐसा नहीं कि हमने जो कर चुके वो कर चुके। अब आदि मानव ने तो खूब पेड़ उन काटे, है ना, आदि मानव ने तो किसी चीज़ को ध्यान में रखा, उसको पता ही नहीं था ना, उसको लग रहा था भरमार है, पर्यावरण का भरमार है। अब आप वालों, मतलब जल ऐसी चीज़ है, जल ऐसा था जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। पर आप बताओ जल ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। जल संरक्षण अब आवश्यक हो गया है कि नहीं। वायु नहीं ख़त्म हो रही है, पर तुमने वायु को भी तो प्रदूषित कर दिया है, समझ रहे हो। अब आप मानोगे सौर ऊर्जा की, वो लोग बोलते हैं मुझसे कि सौर ऊर्जा जो है वो नहीं ख़त्म होगी। अब मुझे एक बताओ, ठीक है, सूर्य ने सुबह से तुमको दे रहा है प्रकाश, आपको पता है आप जो रात में लाइट्स चलाते हो ना, वो होता है प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण हो रहा है। जो प्रकृति है ना वो एक नियम के थ्रू चलती थी दिन में, मतलब जो पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी भी प्रकृति है, तो दिन में कितना उजाला होना चाहिए, रात में कितना उजाला होना चाहिए, भैया रात में भी तो लाइट होने चलते हैं। तो ये प्रकाश प्रदूषण है। प्रकाश प्रदूषण से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे वातावरण पे, हमारे तापमान पे। आ रही बात समझ में। तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ा है हमने। तो कहाँ थे हम लोग पॉइंट पे, विगत वर्तमान और भविष्य का सिद्धांत। विगत वर्तमान और भविष्य का सिद्धांत है ये। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम विगत जो कर चुके हैं उसको भी देखते हैं, उसका भी आकलन करते हैं, उसका भी विश्लेषण करते हैं। जो हम वर्तमान में कर रहे हैं उसके प्रति भी जागरूक होते हैं, और जो हम भविष्य में करना चाहते हैं उसके प्रति भी हम वचनबद्ध या योजनाबद्ध होते हैं। तो ये आ जाएंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अपने बेटा सिद्धांत। अब मुझे बताओ, इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि लैंग्वेज थोड़ी टफ है। हाँ, लैंग्वेज थोड़ी टफ है, बिकॉज आपको कुछ वर्ड्स आपको सीखना ही पड़ेगा, आपका भाषा का निर्माण कैसे होगा। पर मेरा ये था कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ाऊँगी ना, गारंटी है कि आपको वो टर्मिनोलॉजीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसकी सेकंड वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगी मैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। समझ नहीं आता है मुझे कभी कभी कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।